Actually, according to me, when they have given in part 1, financial statement preparation story, part 1, part A 15%, तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस भी वही होना चाहिए. बट हर कोर्स के अंदर, नॉट ओनली सीएम में, हर कोर्स में फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस हायर लेवल पे आता है, डिफरेंट लेवल. अभी यहां पर आपको अकाउंट्स नहीं बनाना है. यू डोंट नीड टू प्रिपेयर पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट, कैश फ्लो, वो सब नहीं बनाना है. बट इफ दे आर प्रिपेयर्ड, दे आर इन फ्रंट ऑफ यू, you need to analyze. You need to analyze the company's financials. Top line, bottom line, revenue, profit, EBITDA, comparing their performance with the past, comparing their performance with the competitors, and give your logic कि कंपनी का पास्ट में कैसा परफॉर्मेंस हुआ है अलग अलग एरियाज में. Those past performance are actually relevant for future projection. आप एक बात समझिए, we are management accountant, we are not financial accountant. So normally अगर हम लोग बोलें तो हम लोगों को जॉब क्या मिलेगा, ये एनालिसिस करने का. हम लोगों को अकाउंट्स बनाने का जॉब जनरली मिलेगा नहीं, बिकॉज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट डोंट स्टडी इन डिटेल द प्रिपरेशन ऑफ पीएल अकाउंट, बैलेंस शीट. इट्स अ फैक्ट. चाहे आप सीएमए यूएस बोलिए, चाहे सीआईएम में बोलिए, चाहे इंडियन सीएमए बोलिए, अकाउंट्स बनाने का काम से बजाय हमारा ज्यादा काम क्या है, एनालाइज करना. एनालाइज किस लिए करना? सपोज यू आर वर्किंग इन अ इन्वेस्टमेंट फर्म, बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में आप काम कर रहे हैं. देन द बैंक्स एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस आर गिविंग लोन टू क्लाइंट्स, आर इन्वेस्टिंग इन द शेयर मार्केट, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज एंड ऑल दैट. जिस क्लाइंट को लोन देगा बैंक्स, क्लाइंट से फाइनेंशियल्स मांगेगा. आपको उसका फाइनेंशियल को एनालाइज करके बैंक को हेल्प करना है कि वेदर द लोन शुड बी गिवन टू द क्लाइंट और नॉट. अगर आप बैंक या इन्वेस्टमेंट फर्म में काम कर रहे हैं, जो लोग शेयर मार्केट में कोई कंपनी में पैसा लगाने वाले हैं, आपको एनालाइज करना है फाइनेंशियल्स को देखकर वहां पैसे लगाना चाहिए क्या, वेदर द बैंक विल बी गेटिंग एडिक्वेट रिटर्न ऑन देयर इन्वेस्टमेंट. मान लीजिए आप सराफ एकेडमी में काम कर रहे हैं, यू आर नॉट वर्किंग इन बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, मेरे यहां काम कर रहे हैं, या आप मेरे सप्लायर हैं, या आप मेरे इंप्लॉई हैं, तो आपको यह देखना है कि सराफ एकेडमी का बिजनेस कैसा चल रहा है. क्या मेरे को सराफ एकेडमी सैलरी दे पाएगा? क्या मेरा ग्रोथ सराफ एकेडमी में लिखा हुआ है? या इफ यू आर अ सप्लायर, then whether the Saraf Academy will able to make payment to you in time. Yeah, maybe you are a financer to Saraf Academy. You need to analyze my financials, whether I will be able to pay your interest or anything. Interest on loan, repayment of principal. We understand that financial statements are a public document. PL account, balance sheet, cash flow, notes to accounts are all public documents. सराफ एकेडमी का पीएल बैलेंस शीट सराफ एकेडमी के वेबसाइट पे नहीं है, लेकिन अगर आप मेरे को सप्लाई करते हो कोई सामान और आप बोलोगे मेरे को आपका पीएल बैलेंस शीट चाहिए, मेरे को देना होगा आपको, आई नीड टू गिव. अगर मैं बैंक से लोन लेने जाऊंगा तो मेरे को पीएल बैलेंस शीट देना होगा. अगर मान लीजिए मैं किसी से अपनी कंपनी में एज अ शेयर होल्डर पैसे लेता हूं, प्राइवेट कंपनी है, प्राइवेट इक्विटी ले रहे हैं, उनको मेरे को पीएल बैलेंस शीट ये सब देना होगा. यानी कि मेरा भी पीएल बैलेंस शीट, फाइनेंशियल स्टेटमेंट और पब्लिक डॉक्यूमेंट है. व्हेन समबडी इज डूइंग बिजनेस विथ मी, देन आई एम रिक्वायर्ड टू गिव हिम माय पीएल बैलेंस शीट एंड ऑल दैट. लेकिन लिस्टेड कंपनी में, रिलायंस, आईटीसी, हिंदुस्तान यूनिलीवर और एनी कंपनी वेयर यू ऑल आर वर्किंग, लिस्टेड कंपनी को तो अपना पीएल बैलेंस शीट न्यूज़पेपर्स, आर्टिकल्स, जर्नल्स, वेबसाइट सब जगह डालना पड़ता है. तो आपको रिलायंस वगैरह का फाइनेंशियल स्टेटमेंट जस्ट गूगल में डालेंगे आ जाएगा पूरा, फुल इट विल कम. दैट इज पब्लिक डॉक्यूमेंट. हम लोगों को फाइनेंशियल स्टेटमेंट को देखकर एनालिसिस करना आना चाहिए. वेयर द कंपनी इज डूइंग गुड, वेयर द कंपनी इज डूइंग बैड. When we are analyzing the financial statement from a particular user perspective, from a shareholder perspective, from a financer perspective, from a supplier perspective, from a customer perspective, from an employee perspective, because they are the users of the financial statements, तो हम लोगों को उनको सही एडवाइस देना आना चाहिए. Maybe a management accountant is not going into so much detail
in preparing the PL account balance sheet, but they should be able to analyze कहां गड़बड़ी है, कहां अच्छा है, कहां खराब है. तो उन्होंने ये चीज को आपके सिलेबस में डाला. एंड यू अंडरस्टैंड, इवन दो द पार्ट 1 पार्ट ए which was 15%, this part 2 part A each 20%. The part 1 part A preparation of PL balance sheet and all that, there is no limit for the study, only 15%. But part 2 part A, which can be completed in 2-3 classes, and 20%. मतलब एक मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए एनालिसिस करना, फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस करना इज मोर इंपॉर्टेंट देन preparing financial statement. Obviously, according to me, a very high detailed knowledge of analysis will be coming when you have a sound knowledge of financial statement preparation. But since जो भी management accounting course होता है, they focus on management accounting, they don't focus on financial accounting. तो वहां analysis part तो है, लेकिन preparation वाला part एक chartered accountancy course में जैसे होता वैसे नहीं है. Because the chartered accountants are mainly called financial accountants, and the management accountants are not called financial accountant. Even आपको ACCA, CA में भी आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉस्टिंग मिलेगा. अगर आप मैनेजमेंट अकाउंटिंग में करेंगे तो फिनेंशियल अकाउंटिंग, पीएल बैलेंस शीट बनाने का एरिया, बट उनका नॉलेज वैसा नहीं होता है, बिकॉज द फोकस ऑफ द कोर्स इज डिफरेंट. बट हम लोगों को ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट एनालिसिस तो करना आना चाहिए. तो इसमें क्या क्या एरिया कवर्ड है? फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर सेइंग कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट, दिस इज फर्स्ट एरिया. सेकेंड, दे आर सेइंग ratio. Under ratio, it's what I should say, short term solvency, long term solvency, profitability, and market value ratios. Then they have said third part, difference in accounting and economic income. Difference in accounting and economic income, along with differences in US GAAP and IFRS. Now understand, they are teaching you US GAAP in part 1 party. They are not teaching you IFRS specifically. But then even that is taught there, but they are asking here differences. तो ये जो एरिया है, अब differences तो बहुत सारी जगह हैं. यूएस गैप और आईएफआरएस में अच्छा खासा डिफरेंस है. सिंस सीपीए के अंदर आईएफआरएस और यूएस गैप पूरा सिलेबस में है फुल, तो उनको डिफरेंसेस समझाने में थोड़ा इजी होता है. फॉर योर टाइप ऑफ स्टूडेंट इट फाइंड्स प्रॉब्लम, बट फिर भी एग्जाम में जहां से डिफरेंसेस देता है पता है, वी कैन मैनेज. 99% whatever differences they are asking, that can be managed and I will discuss in the class. But उसके अलावा इस थर्ड पार्ट में there are some other things also, forex accounting, ये सब भी डाल दिए. 3 पार्ट है. फर्स्ट पार्ट कॉमन साइज स्टेटमेंट, सेकेंड पार्ट रेशियोज, and third part difference in accounting and economic income, along with the differences in US GAAP, IFRS, and some of balance sheet accounting. What is off balance sheet and all that we will discuss. The first part, common size statement. What it says? Normally we calculate ratios in analysis
In many syllabus, common size is not there, but common size in US courses, CPA US, CMA US, they are always there. Common size means when the PL account and balance sheet is given to you, then you need to analyze कि कहाँ अच्छा है खराब है. You need to compare with the past year. You need to compare with the competitor. Now suppose if I will say that in Saraf Academy revenue is 2 crore. Suppose in Saraf Academy revenue is 2 crore and I need to compare with the past. मान लीजिए past में revenue was 1.6 crore. So the growth is 40%. Or maybe I want to compare with the industry. इंडस्ट्री में कोई कॉम्पिटिटर है या कोई मान लीजिए एवरेज इंडस्ट्री फिगर्स है, उससे मेरे को कंपेयर करना है. When we compare the figures 2 crore, 5 crore, million, trillion, thousands, this, that, from last year to this year from others, figures को concentrate बहुत ज्यादा करना पड़ता है. And it is very time consuming to compare performance खराब अच्छा कहाँ है. So in place of comparing the figures on a standalone basis, we can convert the figures into percentages. That percentages is called a common size statement. Common size profit and loss account, common size balance sheet. Common size PL account means in the PL account every item of expenditure or income will be presented as a percentage of revenue. Suppose in Saraf Academy, revenue 2 crore. Cost of goods sold, matlab internet and all that, the classes expenditures. Cost of goods sold, say 80 lakh. So we are saying on 2 crore sale, 80 lakh is the cost of goods sold, which is 40%. So the gross profit is 1.2 crore, 80%, 60%. Now admin selling expenditures, say 20 lakh. So 2 crore pe 20 lakh is 10%. Then suppose selling and distribution expenditures, that is suppose 15 lakh. So that is coming 7.5%. Everything in the PL account is expressed as a percentage of revenue. Now if I will compare with the past year, I don't need to focus 2 crore, 1.2 crore, 80 lakh, 40 lakh, 20 lakh. I can see that in the current year, the cost of goods sold is 40% and the gross profit is 60%. Last year, cost of goods sold was 42% and the gross profit was 58%. That means in the current year, I have performed well because my cost of goods sold has gone down to 40%. मतलब परसेंटेज देखने से बहुत जल्दी से कंपैरेटिव एनालिसिस हो सकता है. At the same time, if I am preparing my common size statement PL account and I am comparing with others in the industry or maybe with the industry average, तो वहां पर भी परसेंटेज है, यहां भी परसेंटेज है. Suppose in my case, the cost of goods sold is 40%, but in their case, the cost of goods sold is 35%. That means as compared to industry, I am not good. My cost is 40%, but their cost of goods sold is 35% only. With the percentages, the analysis will be very fast. But with the figures, the analysis will take more time. So there is no law in the world, in India or anywhere, that we have to prepare common size statement. There is no compulsion. But if we prepare common size statement, the analysis, comparison with the past, with the others, where we are improving, that can be known very fast. बहुत जल्दी से समझ में आ जाएगा. In the balance sheet, we consider balance sheet total as 100%. Suppose the balance sheet total of Saraf Academy, say 5 crore. In the 5 crore, the property, plant and equipment is 1 crore. So 1 crore by 5 crore is 20%. Every item of the asset side and the liability side will be calculated as a percentage of the total balance sheet, total assets, total liability percentage. Again, if I will compare with the past, with the others, I will be able to judge very fast. मतलब अगर आपको फाइनेंशियल एनालिसिस बहुत जल्दी से करना है तो आप कॉमन साइज स्टेटमेंट बनाइए. उससे आपको चीजें जल्दी से समझ में आएंगी. Where you are going up, where you are going down, what's the issue, you can go into deep and you can improve that. This common size statement is prepared in 2 ways. One is vertical, one is horizontal. Vertical, horizontal. We understand this? Sometimes in questions, even I get confused, student also. Vertical, which I said, in the PL account, the sales,
revenue is 100%. Every item will be presented as a percentage of sales. In the balance sheet, the total of the balance sheet is 100%. Every item in the balance sheet presented as percentage of total assets. This is called vertical. Current year, last year, current year, mine with others. मैं vertical compare करूंगा. Horizontal मतलब, suppose I want to prepare horizontal common size statement. Now, in horizontal, I will consider a base year. Suppose today is 2022-23 going on. खत्म होने वाला है. And I want to start, say I want to start when the corona is over. Corona over हुआ suppose 21 में. So 21, 22, 22, 23, 2 years. और कोरोना वाला ईयर को मैं बीच में से निकाल दिया बिकॉज दैट वॉज एक्सेप्शनल ईयर. 19, 20, 21 हटा दिया और उसके पहले गया 18, 19, 17, 18 एंड 16, 17. 5 years I have taken. Now 5 साल पहले the sales was 1 crore. And after 5 years the sale is 2 crore. In between 5 years 1 crore से 1.2 lakh, 1.2 crore ऐसे ऐसे हुआ. I am calculating the growth in the sales as a percentage of 1 crore. 1 crore से 1.2 crore, 120%. 1 crore से 1.5 crore, 150%. 1 crore से 2 crore, 200%. In the horizontal common size statement, the base year figures are treated as 100. And on the basis of base year, every figure is calculated. What is the benefit of this? अगर आपको दिखेगा सराफ एकेडमी में सेल 5 साल में डबल हो गया. खर्चा, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड 5 साल में क्या रेट से बढ़ा है? सपोज द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज गॉन अप बाय 105%. So the sale has gone up double. But the cost of goods sold has increased by greater than the sales rate. That means my profit margin is going down. So when you do horizontal analysis, you will be able to compare with the base year how you are able to perform. कहां पर गड़बड़ी है? Basically by preparing common size statement, we need to analyze where we are doing good, where we are doing bad very fast. And then on the weak areas we can work, we will be able to perform better in future. Normally vertical common size statement is more famous than horizontal, but कहीं कहीं पर horizontal भी चाहिए होता है. We require horizontal also in some places. So suppose part 2, part A, just one single notes of around 100 pages. 100 pages as much short as possible. इसमें से बहुत सारा चीज, करंट रेशियो, क्विक रेशियो, दिस दैट यू ऑलरेडी नो, आई हैव नॉट डिस्कस्ड. बट नॉर्मली अभी हम लोग बात कर रहे हैं कॉमन साइज स्टेटमेंट. कॉमन साइज स्टेटमेंट. Common size statement recalls all items in a particular financial statement as a percentage of usually the largest and the most important item on the statement. These can be used in several ways. To compare elements in single year financial statement, 2020-22 3 elements, सेल के अंदर क्या क्या खर्चा है, एसेट्स के अंदर क्या क्या पोर्शन ऑफ एसेट्स है. To analyze trend across number of years, if I will prepare for last 2 years also I can analyze. To compare business of different sizes, suppose my business in training industry is very less as compared to Baiju, but I can compare the different sizes because they are in percentage. Their values may be in million, trillion. My values are in thousands, but still we are in the same industry. I can compare. To compare the company's performance and position in the industry. So in vertical common size, we will prepare PL account as a percentage of 100 and in balance sheet everything as a balance sheet total. This is just an example. The total assets is 5 lakh. In 5 lakh, 3 lakh 50 each 70%. In 5 lakh, 1 lakh 50 each 30%. In the liability side, in total 5 lakh, 2 lakh is current liability which is 40%. 50,000 long term which is 10%.
share capital 5%. Everything is presented as a per. Now here the figures are very good, 3 lakh 50, 150, but when the figures are very odd, 2.59 lakh, when you present in percentages, you will be able to get very fast. कि भाई अगर आप 100 रुपए एसेट में लगाए हैं तो नॉन करंट लॉन्ग टर्म फिक्स्ड एसेट्स आर 70 and the current assets are 30. Current assets are 70, fixed assets 30. Current liabilities are 40, long term liabilities are 10, and the shareholders money is also 50%. That you can get the information. If you go for PL account, the sales is 100. Everything is percentage of sale. In 2 lakh 50, 1 lakh 20 is 48%. In 2 lakh 50, 1 lakh 30 is 52%. Cost is 48%, gross profit 52%. In 2 lakh 50, 85,000 is 34%, and so on. In the common size PL, sales percentage. In the common size balance sheet total percentage. This is just an analysis given on the different types of industry. Industry means not one company. Suppose in manufacturing sector, some 10 companies are taken. Retail sector, some 10 companies are taken. Pharmaceutical, pharma company, and financial sector, banks, financial institutions, and all that. It is not the end of the industry. There are many other industry. Manufacturing में हम लोग क्या हिंदुस्तान यूनिलीवर आईटीसी को ले सकते हैं? Can we take? In the manufacturing sector, can we take Hindustan Unilever ITC? क्या भाई? Are they manufacturing company? Sir, but they have their own manufacturing unit also. हाँ, तो मैन्युफैक्चरिंग मतलब तो वही हुआ ना, जिन लोग बनाकर सामान बेचते हैं. तो हिंदुस्तान यूनिलीवर और आईटीसी तो यही काम करता है, बनाता है और बेचता है. क्या मैं अपने आप को यहां डाल सकता हूं मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में? सराफ एकेडमी अंडर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर क्या? मैं यहां पर अपने आप को किसी में भी नहीं डाल सकता. ना इधर रिटेल, ना इधर फार्मास्यूटिकल, ना इधर फाइनेंशियल, बैंक्स, फाइनेंशियल, किसी में नहीं. तो मैं यहां नहीं बोल रहा कि ये सारे 4 ही होते हैं, बहुत होते हैं सर, हजारों इंडस्ट्री है. अब इसमें किस डेटा को लिया गया? बिकॉज ये गूगल से लिया गया है कि एक मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर का डेटा लिए, एक रिटेल का लिए, फार्मास्यूटिकल का लिए. उसमें 2 4 5 कंपनी को उन्होंने किनको किनको जोड़ा मालूम नहीं है, लेकिन ये डेटा बहुत कुछ बता रहा है. ये क्यों दिया गया? बिकॉज आपका काम परसेंटेज कैलकुलेट करना एग्जाम में नहीं है, एनालाइज करना है. तो अलग अलग सेक्टर में हमने देखा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का पोर्शन ये है. मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में कैश 13% करीब है, रिटेल सेक्टर में कैश 3% करीब है, फार्मास्यूटिकल में कैश 3% करीब है, और फाइनेंशियल सेक्टर में कैश 15-16% करीब है. कैश मतलब कैश इन हैंड, कैश एट बैंक, और मार्केटेबल सिक्योरिटीज जिनको तुरंत कैश में बदला जा सकता है. तो वाई द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर एंड फाइनेंशियल सेक्टर इज कीपिंग ह्यूज कैश and the retail and pharmaceutical is keeping lesser cash balance? Why? कोई लॉजिक है इसमें? कि टोटल एसेट जितना भी है 13%, 15% is the cash balance in manufacturing and financial, whereas in retail and pharmaceutical it is very less, 2-3%. Why the proportion of cash is higher in manufacturing and financial sector? Any logic we can give? नवीन जी, गरिमा, निखिल, अंकित, अरुण. Yes sir, because हाँ, the plant and जो machinery है वो retail और pharmaceuticals में higher है rather than manufacturing and financials. First of all ये, और second financials के अंदर उनका काम ही कैश लोन देना या और चीजों में बैंकिंग फाइनेंशियल है, उनके पास कैश की लिक्विडिटी बनी रहती है. और रिटेल्स क्रेडिटर्स ज्यादा होंगे, इनके पास डेट्स जो हैं इनके रिटेलर्स और फार्मास्यूटिकल्स rather than मैन्युफैक्चरर. और थोड़ा बढ़िया कुछ और बोल सकते हैं? थोड़ा ठीक है, थोड़ा गड़बड़ है. और सर
स्टॉक्स रिटेलर के पास स्टॉक्स 28% है rather than manufacturers अगर रिटेलर को मैं कंपेयर करें तो स्टॉक उसके पास ज्यादा है तो कहीं ना कहीं कैश इसका जो यूटिलाइज लेकिन हम लोग तो यहाँ बोल रहे हैं कि कैश और क्या, हम लोग तो यहाँ नॉन करंट एसेट्स, प्लांट मशीनरी, हम लोग तो इन्वेंट्री का बात नहीं कर रहे हैं ना। सर जो इन्वेंटरी बाय हुआ हो वो कहीं ना कहीं कैश से हुआ होगा तो कैश तो फिर कम होएगा, इन्वेंट्री अगर बाई की। सर इन्वेंटरी इसके पास रिटेलर के पास कैश कम है दैट्स व्हाई 28% उसका इन्वेंटरीज में है और 46% उसका फिक्स एसेट्स में है दैट्स व्हाई कि उसके पास कैश रेशियो जो है नहीं, आप तो ये बोल रहे हैं कि मान लीजिए 100 में 2 लोग पास हुए तो इसीलिए 8 लोग फेल हुए। सोचिए आप ऐसा थोड़ी ना चल। मैं बोल रहा हूं कि आप सोचिए एक बार, कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर भूल जाइए, एनी कंपनी वेयर यू ऑल आर वर्किंग, अगर वो मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग का क्या होता है कि पहले रॉ मटेरियल खरीदते हैं, मे भी उधारी में, पैसा 1-1.5 महीने में तो देना है, फिर उसके बाद उसके ऊपर लेबर, मशीन्स, पावर, ये सब लगा के हम लोग उसको फिनिश गुड्स, WIP ये सब बनाते हैं। फिर उसके बाद हम लोग बेचते हैं, बेचने के बाद पैसा कस्टमर उधारी में चलता है तो 1-1.5-2 महीना बाद देता है। यानी कि मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में पैसा बिजनेस में, मैं लैंड एंड बिल्डिंग की बात नहीं कर रहा, मैं नॉन करंट एसेट्स की बात नहीं कर रहा, लैंड बिल्डिंग वगैरह तो मैन्युफैक्चरिंग के लिए चाहिए ही है, लेकिन उनका जो पैसा बिजनेस में लगता है ना, उसके बाद वो वापस बहुत देर से आता है। मान लीजिए स्टाफ का सैलरी है, लेबर का वेजेस है, इलेक्ट्रिसिटी है, पावर है, तो ये पैसा आपका रेगुलरली खर्चा हो रहा है, लेकिन आपके पास आ रहा बहुत लेट से है, बिकॉज मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रॉ मटेरियल, फिर WIP, फिर फिनिश गुड्स, फिर कस्टमर्स पैसा देगा। अभी हमारे केस में क्या है, कल कोई 2-4 स्टूडेंट ज्वाइन किया, आज फिर कोई ज्वाइन करेगा 2-4, तो मेरे को बहुत ज्यादा पैसा कैश और बैंक में रखने का क्या जरूरत है। मान लीजिए मेरे को इंप्लॉय लोग को सैलरी देना है, मान लीजिए मेरे को इंटरनेट का पेमेंट करना है, मान लीजिए मेरे को कोई डे टू डे खर्चा, चाय पानी नाश्ता का खर्चा करना है, तो हमारे पास पैसा डेली आ रहा है, रेगुलरली पैसा का इनफ्लोज है। कोई 2-4 कोई ACCA ज्वाइन कर लिया, कोई CPA कर लिया, कोई CMA कर लिया, कोई IFRS कर लिया, और ये आज नहीं, ये सालों से हो रहा है, नॉट दैट कि इट्स अ न्यू थिंग। तो सिंस रिटेल, मान लीजिए आप कोई रिटेल दुकान में जा रहे हैं, रिटेल दुकान में आप तो पैसा देकर सामान खरीद रहे हैं ना, रिटेल में जनरली उधारी नहीं होता है, तो पैसा उनके पास डेली आते रहता है, तो बहुत ज्यादा पैसा कैश और बैंक बैलेंस में उनको चाहिए नहीं है। फाइनेंशियल कंपनी, जैसे मान लीजिए म्यूचुअल फंड कंपनी है, बैंक्स है, मान लीजिए आपका बैंक में पैसा है, तो आप तो कभी भी जाके पैसा बैंक से उठा सकते हैं ना, मेरा है मैं उठाऊंगा। उनको पैसा रखना पड़ेगा जिससे कि जिनका भी पैसा है उनको वो दे पाए। लेकिन फार्मास्यूटिकल में भी, फार्मास्यूटिकल भी मैन्युफैक्चरिंग के अंदर आ सकता है, दवाई उधारी में कोई नहीं बेचता है। फार्मास्यूटिकल कंपनी पैसा एकदम तुरंत लेती है, मान लीजिए उनके होलसेलर्स है, सप्लायर्स है, उनसे पैसा, दवाई पैसा के बगैर दिया नहीं जाता है। मेडिसिन बिजनेस इज ए कैश बिजनेस, तो जहां कहीं भी पैसा रेगुलरली बिजनेस में आ रहा है वहां पर बहुत ज्यादा कैश एंड बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। जहां पर बिजनेस रेगुलरली पैसा नहीं रिसीव कर रहा है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, और फाइनेंशियल में पैसा आ रहा है लेकिन पैसा जाता भी बहुत जल्दी, तो उनको एक लेवल ऑफ कैश मेंटेन करना पड़ता है जिससे कि वो अपना बिजनेस को रन कर सके। मतलब ये इंडस्ट्री को देखकर ये समझ में आ रहा है कि कौन सी इंडस्ट्री में कैश और बैंक बैलेंस, बिकॉज अगर आप कैश में पैसा ड्रॉवर में रख रहे हैं, 100 रुपीज है तो 10 साल बाद भी 100 ही रहेगा, इट विल नॉट बिकम 105। अगर आप पैसा इन्वेस्ट करके रखेंगे तो वो आपको रिटर्न देगा, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग और फाइनेंशियल सेक्टर को कुछ पैसा कैश में रखना ही पड़ेगा, विच दे कैन नॉट इन्वेस्ट, बिकॉज उनका बिजनेस का नेचर ही ऐसा है कि रेगुलरली पैसे नहीं आते। So for maintaining their operational activities, day-to-day activities, they need to maintain good amount of cash and bank balance. But in my business, मेरा कैश और बैंक बैलेंस ज्यादा नहीं होता। हम लोग कैश ड्रॉवर में ऑफिस में 1000 से 2000 रुपया रखते हैं बस। बैंक बैलेंस में रखता हूं अराउंड 2 से 3 लाख का एवरेज बैलेंस। आप बोलेंगे सर 2 से 3 लाख क्यों रखते हैं? मान लीजिए स्टाफ लोग का सैलरी हो जाता है महीना का 1.5 लाख रुपया करीब, मान लीजिए कुछ और खर्चे हैं, इलेक्ट्रिसिटी, पावर वगैरह कुछ भी,
तो मेरे को लगता है 2 से 3 लाख का बैलेंस से मैं अपना रेगुलर बिजनेस चला पाऊंगा। तो नॉर्मली क्या है कि आज अगर हमारे केस में आप टोटल एसेट्स, बैलेंस शीट का टोटल 5 करोड़ है, तो अगर उसमें 2 लाख 3 लाख का बैलेंस निकालेंगे वो 2% भी नहीं आ रहा है मेरे केस में, बिकॉज रेगुलरली मेरे को वैसे पैसे की रेगुलरली जरूरत नहीं पड़ती, बिकॉज पड़ती है तो पैसा आते रहता है। बट आप अगर आईटीसी ये सब में जाएंगे तो आपको दिखेगा उनके पास भी पैसा, बिकॉज दे आर ब्रांडेड। आईटीसी और हिंदुस्तान लीवर के ऊपर कोई थोड़ी ना है, लेकिन उनका बहुत सारा ऑपरेशनल खर्चा है जो रेगुलरली मीट करते रहना पड़ता है। उनको कैश बैलेंस चाहिए, दे रिक्वायर अ गुड अमाउंट ऑफ कैश एंड बैंक बैलेंस टू रन देयर बिजनेस अफेयर्स। ऐसे अलग अलग इंडस्ट्री है, बहुत सारी है। आप मान लीजिए कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में जाएंगे, रोड्स, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, उनमें तो कैश बैलेंस और ज्यादा होएगा। हर दिन थोड़ी ना बिल्डिंग बिक रही है, तो उनको तो रेगुलरली कंस्ट्रक्शन का काम करवाने के लिए पैसा और ज्यादा चाहिएगा। सो दे कीप मोर कैश एंड बैंक बैलेंस। जब आप कोई कंस्ट्रक्शन कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप उनका बैलेंस शीट में जाइए, आप उनका बैलेंस शीट गूगल में जाइए, मान लीजिए जो भी कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी आपको दिखता है, मान लीजिए गोदरेज प्रॉपर्टीज है और भी है, आप उनके बैलेंस शीट में जाकर उनका कैश और बैंक बैलेंस, टोटल एसेट्स का परसेंटेज निकालिए। आप उस इंडस्ट्री में और दूसरे से कंपेयर करिए, आपको देखिएगा सबका ज्यादा है, बिकॉज उनका बिजनेस नेचर ही ऐसा है। वी आर नॉट सेइंग दैट कि हम लोग के पास प्लांट मशीनरी ज्यादा है इसलिए कैश ज्यादा है। कैश तो तब चाहिए ना बिकॉज उस पर कोई रिटर्न नहीं मिल रहा है। दैट कैश यू रिक्वायर फॉर रनिंग योर बिजनेस अफेयर्स, फॉर दैट रीजन यू आर कीपिंग मोर कैश। जिन लोगों के पास रेगुलरली पैसा आता है उनको बहुत ज्यादा कैश एंड बैंक बैलेंस की जरूरत नहीं है। बैंक में आता है लेकिन जाता भी, मान लीजिए आज एक दिन है, सैटरडे बैंक बंद है, मंडे को सारे कस्टमर लोग अपना पैसा बैंक से निकाल रहे हैं, तो बैंक ये थोड़ी ना बोल सकता पैसा नहीं है। तो बैंक्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस को इन्वेस्टमेंट्स, आपने म्यूचुअल फंड में पैसा लगा कर रखा है, आप बोलेंगे मार्केट गिरने वाला है, मैं सब पैसा अभी म्यूचुअल फंड सेल कर रहा हूं, तो म्यूचुअल फंड को तो पैसा रखना पड़ेगा टू मैनेज देयर बिजनेस। So even though banks and financial institutions are getting money, but they need to keep good amount of cash to run their business affairs. इसीलिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स ज्यादा है। आर वी गेटिंग? बात समझ में आ रही है? अब अगर आप 10 मैन्युफैक्चरिंग कंपनी का देखेंगे, सबका फिगर अलग अलग है, तो अगर सबका फिगर अलग अलग है, आप फिगर से दिमाग नहीं लगा पाएंगे क्या है नहीं है, परसेंटेज से फटाफट लाइक दिस। सो कॉमन साइज स्टेटमेंट हेल्प यू टू एनालाइज वेरी फास्ट। उसके लिए मेहनत करना हो, कॉमन साइज बनाना होएगा, उसके बाद हम लोग उस डेटा को बहुत जल्दी से पास्ट ईयर से दूसरे से कंपेयर कर पाएंगे और कॉल ले पाएंगे कि हमें बिजनेस में करना क्या है, कहां गड़बड़ी हो रही है। यहां पर जो भी मैंने लिखा है परसेंटेजेस वगैरह, उसका नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया है क्यों, बट द एक्सप्लेनेशन इज नॉट ओनली दिस, यू कैन हैव अ लॉजिकल अदर एक्सप्लेनेशन ऑल्सो फॉर कीपिंग कैश बैलेंस। मान लीजिए एक एग्जांपल लीजिए, मैंने बैंक से लोन लिया था और मेरे को लोन चुकता करना है 10 साल में, 9 साल बीत चुके हैं, अभी 10वां साल मेरे को लोन चुकाना है, तो ये तो कोई नॉर्मल बात नहीं है, लेकिन मैं एक्स्ट्रा कैश रख रहा हूं जिससे कि मैं लोन चुका पाऊं। सो इवन दो सराफ एकेडमी इज नॉट कीपिंग गुड अमाउंट ऑफ कैश, बट देन दे नो दैट दे हैव एन ऑब्लिगेशन कमिंग वेरी फास्ट, देन इन दैट केस दे आर कीपिंग मोर कैश एंड बैंक बैलेंस। मैं ज्यादा कैश एंड बैंक बैलेंस रख रहा हूं, वो भी तो हो सकता है। तो आप ऐसा नहीं बोल सकते कि एग्जैक्टली यही है, देयर कैन बी मेनी डिफरेंट रीजंस। नॉर्मली अगर आप इंडस्ट्री एनालिसिस करेंगे तो आपको ऐसा दिखेगा। सो वट एवर द लॉजिक्स आर रिटन बिलो, दे आर नॉट द ओनली लॉजिक, यू कैन हैव योर अदर लॉजिक, बट लॉजिक के साथ। ये नहीं कि हम लोग के पास प्लांट मशीनरी ज्यादा है इसलिए कैश बैलेंस ज्यादा है। प्लांट मशीनरी तो आप खरीद ली है आपके पास, अभी उसके लिए कैश बैलेंस ज्यादा क्यों होगा। ये नहीं कि हम लोग का दूसरा एसेट्स अगर कम है तो कैश ज्यादा है, वो तो लॉजिक नहीं हुआ ना। कैश और बैंक बैलेंस इस इंडस्ट्री में ज्यादा क्यों रखते हैं, दैट लॉजिक। क्या कोई क्वेश्चन एग्जाम में आएगा? आ सकता है, आता है। वो लोग बोले कि ये 4 इंडस्ट्री, इसमें ये ऐसा बैलेंसेस है, यहां पर ज्यादा क्यों है, नीचे 4 पॉइंट लिखा हुआ है, एंड दे आर आस्किंग विच वन इज मोर रेलिवेंट। रेलिवेंट तो सारे हो सकते हैं, आपको पता लगाना पड़ेगा। उसके लिए आप कोई प्रिपरेशन कैसे करोगे? यू नीड टू बी अ लॉजिकल पर्सन, तब वो राइट होएगा। देयर इज नो लिमिट फॉर द क्वेश्चंस, बट
अगर कॉमन साइज स्टेटमेंट नहीं बनेगा तो वो समझ में आएगा नहीं। कॉमन साइज स्टेटमेंट से ही समझ में आएगा। ये है हॉरिजेंटल कॉमन साइज कि कंपनी का सेल 5 साल पहले 2 लाख, अभी 3 लाख, 2 लाख से 2 लाख 10। इफ 2 लाख इज बेस ईयर देन 2 लाख 10 105%, 250 by 2 lakh 125%, यानी कि 5 साल में सेल हैज गॉन अप फ्रॉम 100 to 150%, बट इन द सेम पीरियड कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हैज गॉन अप फ्रॉम 100 to 160%। मतलब खर्चा जोर से बढ़ रहा है एज कंपेयर टू सेल। द अफेक्ट ऑफ इन्फ्लेशन ऑन द कॉस्ट इज ग्रेटर देन द सेल। दिस इज हॉरिजेंटल कॉमन साइज स्टेटमेंट। इन हॉरिजेंटल बेस ईयर से आगे का फिगर परसेंटेज निकालते हैं। दिस इज सेइंग अस that our sales is increasing at a lower rate than the cost of goods sold. So we need to do something. Either we need to increase the sale price at a greater pace or we need to control the expenditures. Otherwise हमारा profit margin तो गिरते जा रहा है। यहां पर 2 लाख में 1 लाख 50% profit was there. यहां 3 लाख में 160, 1 lakh 40 which is less than 50%. So the figures are increasing but then we are not able to control our expenditures in the right way. We need to check. और या हम लोग सेल को थोड़ा बढ़ाएंगे, जैसे कि सेल का ग्रोथ, मेरे यहां पर स्टूडेंट का ग्रोथ, ट्यूशन फीस का ग्रोथ शुड बी ग्रेटर देन द कॉस्ट का ग्रोथ, देन ओनली आई कैन से दैट आई एम डूइंग अ गुड बिजनेस। इफ द कॉस्ट इंक्रीजिंग एट ए ग्रेटर रेट देन द सेल्स, दैट मीन्स देयर इज सम प्रॉब्लम आइदर इन द सेल्स और इन द एक्सपेंडिचर्स। सो जब आप हॉरिजेंटल एनालिसिस करेंगे, बेस ईयर से आगे का डेटा निकालेंगे। जब आप वर्टिकल एनालिसिस करेंगे, बैलेंस शीट टोटल इज 100 एंड व्हाट डू यू से इन द पीएल अकाउंट सेल्स इज 100, सेल्स इज 100%, and you present the figures and then accordingly you will be able to analyze what is going wrong, what is going right. इनको आपके सीएम में यूएस कोर्स में कॉमन साइज से बहुत प्रेम है, बहुत जोर का प्रेम है इंस्टीट्यूट को। इवन इन ऐसे टाइप क्वेश्चंस दे आस्क यू प्रिपेयर कॉमन साइज एंड देन एक्सप्लेन, बहुत बार देते हैं। ऐसे टाइप में कॉमन साइज बनाने बोलेगा, एक कॉलम बनाएंगे, दूसरा कॉलम बनाएंगे, फिगर्स को प्रेजेंट करेंगे, परसेंटेज निकालेंगे और उसके ऊपर फिर बोलेगा लिखो। अलग अलग टाइप का क्वेश्चन पूछेगा। एंड इन पार्ट ए ऑल्सो, आई मीन टू से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस आल्सो देयर आर मेनी क्वेश्चन। मतलब बनाने में कोई डिफिकल्टी नहीं है, बस आपको लॉजिक ध्यान रखना है, क्या चीज के कारण बढ़ा और गिरा। जस्ट एक बार, मैं ऐसे अभी क्वेश्चन नहीं कराना चाह रहा, बट 1 or 2 क्वेश्चंस ऐसे ही, जस्ट आपको एक फिलर दिलाने के लिए कि किस तरह का क्वेश्चंस वो एग्जाम में दे देते हैं। सपोर्ट पैकेज, इन द सपोर्ट पैकेज पार्ट 2 एग्जाम प्रैक्टिस क्वेश्चंस पेज 188। So page 188, page 188, just ऐसे ही पहला क्वेश्चन, just simple. G company has had the following financial results for the last 4 years. Year 1, year 2, year 3, year 4. Sales are going up 1250, 1300, 1359, 1400. Cost of goods sold 750, 785, 825, 850. Gross profit 5 lakh, 515, 534, 550. Inflation factor. If something was available at 1 rupee in year 1, then the same thing is available in year 2 at 1.03, in year 3 1.07, in year 4 1.1. Now inflation on everything is different. ये एवरेज इन्फ्लेशन है। जैसे इंडिया में, यूके में, यूएस में, अभी यूएस में इन्फ्लेशन डेटा और खराब आया है। फॉर दैट रीजन शेयर मार्केट इज गोइंग डाउन। थोड़ी ना एक चीज का इन्फ्लेशन है, वो तो सब चीजों का मिलाकर है। सो इन्फ्लेशन फैक्टर एवरेज में दिया हुआ है। जी कंपनी हैज एनालाइज्ड दीज यूनिट्स, दीज रिजल्ट्स यूजिंग वर्टिकल कॉमन साइज एनालिसिस, ऐसे वर्टिकल नॉट हॉरिजेंटल, टू डिटरमाइन ट्रेंड्स। द परफॉर्मेंस ऑफ द गॉर्डन कैन बेस्ट बी कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सबसे पहले वर्टिकल अगर हम लोग निकालते हैं तो पहले साल 12,50,000 में 7,50,000 कितना परसेंट आएगा। अब आपको अगर इसके बारे में कुछ लिखना है एग्जाम में तो आप नहीं कर सकते। लड्डुओं को खाइए। 750 by 1250, हाउ मच इट इज कमिंग? 750 by 1250, हाउ मच इट इज कमिंग? Percentage of sale in the PL account 60%, that means 40% gross profit.
Second year 785 by 1300. Second year 785 by 1300. How much? 785 by 1300. How much? That means second year the cost has gone up 60 के बदले 60.38. So the gross profit is basically 39.62. ठीक है? Percentage wise we are talking. Third year 825 by 1359. 825 by 1359. 825 by 1359. 60.7 further higher. That means gross profit is 39.3 further lower. Last year 850 by 1400. 850 by 1400. 850 by 1400. Further slightly higher, slightly. यानी कि continuously our cost of goods sold is increasing at a greater pace on sales. For that reason our gross profit margin is continuously going down. अभी ये इन्फ्लेशन का क्या यूज है मालूम नहीं है. जस्ट आई कैन डू दैट 1300 डिवाइडेड बाई 1.03 इंटू 1, 1359 बाई 1.07 इंटू 1, 1400 14 लाख 1400 बाई 1.1 इंटू 1. उससे क्या मिलेगा? इफ देयर वुड नॉट बी एनी इन्फ्लेशन देन व्हाट वुड बी द सेल. अगर इन्फ्लेशन नहीं होता तो सेल कितना होता? एक बार निकालिए. 1300 बाई 1.03 हाउ मच? 1300 by 1.03 how much? $1300 by 1.03. If there would not be any inflation, then what will be the sales? 1250 के बदले 1262. If we ignore the inflation, then also 1262 is greater than 1250. That means definitely company sold more quantity in year 2 as compared to year 1. Quantity ज्यादा बेचें. ठीक है? Or maybe the sale price has gone up at a greater than 3%. 1 से 1.03, but the sale price has gone up by greater than 3%. ठीक है? अभी ईयर 2 में 785 बाई 1.03 करेंगे तो क्या आएगा कॉस्ट वाइज? 785 बाई 1.03 हाउ मच? 785 बाई 1.03 हाउ मच? 762. And 762 in place of 750. That means the cost is increasing because of increase in more quantity, because inflation effect हमने निकाल दिया. अगर आप निकालेंगे 750 से 762 12.513 डिवाइडेड बाई 750 निकालना नहीं है, एंड ऊपर 12.13 डिवाइडेड बाई 1250, द सेल परसेंटेज विल बी लोअर बट द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड परसेंटेज विल बी हायर. व्हाई? Because the cost of goods sold at same difference divided by a lower figure 750. But in case of sale, the same difference divided by a higher figure 1250. Mathematics बोलता है if you divide by higher figure it will be lower. यानी कि ये तो दिख रहा है कि cost of goods sold are increasing at a greater pace. वहां से भी दिखा, इन्फ्लेशन को हटाने से भी दिखा. देखते हैं बोलो क्या बोल रहे हैं नीचे, क्या चीज पता लगाना है. The performance of G can best be characterized by which of the following statement? Looking at this data, which statement is suitable with the performance? The common size gross profit percentage has decreased as a result of an increasing common size trend in the cost of goods sold. The common size gross profit percentage has decreased as a result of an increasing common size trend in cost of goods sold. Can we say this is correct? The common size gross profit percentage has decreased as a result of an increasing common size trend in cost of goods sold. क्या ये सही है? क्यों सही है? Why? Why this is correct? Give me logic. Why this is correct? Give me logic.
क्या भाई नवीन निखिल बोलना पड़ेगा, यस और नो तो आधा 50% राइट होना ही है, लॉजिक। In the first year, the gross profit was 40%. In the second year, the gross profit was 39.62%. In the third year, 39.7%. In the fourth year, 39.59%. Continuously going down. हमने निकाला था ऊपर। अब शेख सिराज, अंडरस्टैंड दैट, ये चीज आप लिख के करोगे तो नहीं होएगा, आपको फोकस रखना होएगा कि मेरा कैलकुलेटर में जो फिगर्स आ रहा है मैं उसको ध्यान दूं, अदरवाइज लिखने से तो बहुत टाइम लग जाएगा। तो ईयर 1 से ईयर 2, ईयर 3, ईयर 4 सब कमती आया है ग्रॉस प्रॉफिट। क्यों? बिकॉज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का परसेंटेज हर साल ज्यादा होते जा रहा है। पहले 60, फिर उसके बाद 60.38, फिर उसके बाद 60.7, फिर उसके बाद 60.71, आप ही लोगों ने निकाला। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज इंक्रीजिंग, बिकॉज ऑफ दैट रीजन द ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज गोइंग डाउन, इज करेक्ट। तो और सब रॉन्ग होना चाहिए, लेकिन एक बार पढ़ लेते हैं, ये नंबर तो सही है। द कॉमन साइज ट्रेंड इन सेल्स इज इंक्रीजिंग and is resulting in an increasing trend in the common size gross profit. The sales is increasing, but then the gross profit is not increasing. So the second sentence is wrong. Second portion of second sentence. The common size trend in cost of goods sold is decreasing. आगे पढ़ना ही नहीं है, it is increasing. The cost of goods sold from one year to another year is greater. The percentage is greater. 60 to 60.38 to 60.7. The increasing trend in the common size gross profit percentage, increasing trend है ही नहीं, gross profit is decreasing trend. First year 40, second year 39 point something and all that. So सब wrong है, B, C, D are all wrong sentences. This is simple question. और भी कुछ अंदर बोल सकता है भाई। एक मैनेजमेंट अकाउंटेंट को फिनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस होना बहुत जरूरी, फॉर दैट रीजन इंक्लूडेड इन द सिलेबस। वन वे ऑफ डूइंग दिस एनालिसिस बेस्ड ऑन कॉमन साइज स्टेटमेंट, कॉमन साइज परसेंटेज निकालकर मे बी हॉरिजेंटल वर्टिकल एनालाइज करना, यानी कि यहां पर इन्फ्लेशन फैक्टर का काम नहीं था। तो जब हम एग्जाम में रहेंगे, हम एक बार पढ़ लिए, पढ़ने के बाद हम एक बार इन्फ्लेशन के बेसिस पे कैलकुलेशंस करेंगे नहीं, हम एक बार कोई भी कैलकुलेशन नहीं करेंगे, हम यहां जाएंगे, नीचे जो जो चीज बता रहा है हम उसी को चेक करेंगे, सो दैट वी कैन डू फास्टर। अदरवाइज तो हम सब कैलकुलेशन करने लगे जो पूछा ही नहीं है, तो वी विल इन्वॉल्व टाइम। तो आप पहला बार जब पढ़ रहे हैं सब चीज ध्यान दीजिए, चीजों को समझिए, कोई क्वेश्चन में नहीं है फिर भी पूछना है पूछिए, लेकिन जब आप एक बार चैप्टर पढ़ लिए, रिवीजन कर लिए, क्लास कर लिए, रिकॉर्डिंग कर लिए, क्वेश्चन जो क्लास में कराया गया उनको सॉल्व कर लिए, उसके बाद जब आप अपने आप और कर रहे हैं, अब आप स्पीड को ध्यान दीजिए और उस समय वैसे ही करिए जैसे एग्जाम में करना होगा, ऑन कैलकुलेटर, नॉट ऑन पेन एंड पेपर। हर बार जब आप रिवीजन करते हैं उस टाइम पे फोकस, दैट एग्जाम विल बी लाइक दिस, देन ऑटोमेटिकली एग्जाम के दिन स्पीड बरकरार रहेगा। That cannot be bring on the exam day straight away. That you need to practice regularly. मैं ऐसे ही खोला हूं, अभी मैं क्वेश्चंस नहीं करा रहा हूं, अभी मेरा फोकस नहीं है, मैं तो केवल ऐसे ही दिखा रहा हूं। आई एम जस्ट शोइंग। दिस इज फर्स्ट पार्ट। द फर्स्ट पार्ट इज कॉमन साइज स्टेटमेंट, हॉरिजेंटल वर्टिकल। मान लीजिए आपने पढ़ लिया, फिर उसके बाद आप यहां से नोट्स भी रीड कर लिए, फिर उसके बाद मान लीजिए आपने यहां से एक क्वेश्चन है, 2-3 और है, 2-3 और भी सॉल्व कर लिए, ये भी कर लिया, मान लीजिए 2-3 मैं कराऊंगा, आप टेंशन मत लीजिए, लेकिन आपने भी कर लिया। अब आप अपने आप भी कर लिए, कुछ तो लिखने का मन होगा आपको, रिलेटिंग टू योर अंडरस्टैंडिंग। हो सकता है कि ये क्वेश्चन है जो ट्रिकी है, जो आपको समझ में आ गया, गलत हुआ था, लेकिन आप बाद में इसको रिवाइज करना चाहते हैं। आप इस क्वेश्चन को यहां से कॉपी करिए, यहां इसको पेस्ट करिए, क्वेश्चन को कॉपी करेंगे, पेस्ट करेंगे, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना होगा। अगर एडजस्टमेंट करने में थोड़ा टाइम वेस्ट हो रहा है
ऐसा कर सकते हैं, यहां जाइए, आप इस क्वेश्चन को स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक द स्क्रीनशॉट, स्क्रीनशॉट लेकर यहां पर पेस्ट कर दीजिए। आपको समझ में आ गया, लेकिन अपना अंडरस्टैंडिंग लिखिए, व्हाट यू हैव अंडरस्टूड इन दिस एंड ऑल दैट। लेटर ऑन आपको सपोर्ट पैकेज नहीं खोलना है, रिवीजन के टाइम पे बस यही आपका नोट्स। व्हेन यू आर स्टडिंग यू हैव टू हैव योर ओन नोट्स। अब आप वो नोट्स के अंदर ये सारा कॉपी मत कर दीजिएगा, ये सब कुछ, ये सब यहां से लिखकर पूरा का पूरा कॉपी, नो, योर ओन लैंग्वेज, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, फारसी, व्हाटएवर द ट्रिकी क्वेश्चंस व्हिच यू वांट टू रिवाइज लेटर, आपके नोट्स में वो रेडी होना चाहिए। जिससे कि इफ यू आर टेकिंग अ टॉपिक टू स्टडी 10 आवर्स, इन द रिवीजन टाइम यू कैन टेक ओनली हाफ एन आवर, 1 आवर। अपना खुद का नोट्स होना जरूरी है। वो नोट्स किसी को दिखाना नहीं है, किसी को समझ में नहीं आएगा, मेरे को, आपको, किसी को भी, वो आपके अपने पर्पस के लिए है। समथिंग यू आर अंडरस्टैंडिंग बाई स्टडिंग एंड ऑल दैट विच यू कैन फॉरगेट, विच इज ट्रिकी, आपको अपने लैंग्वेज में लिखना है। क्वेश्चन है बहुत सारे कर रहे हैं, 2-4 क्वेश्चन है जो लगता है बाद में इनको रिवाइज करना, स्क्रीन, दैट इज कॉल्ड प्रॉपर स्टडी। रेगुलर 2 घंटा यही तो करना है, हर दिन 2 घंटा पढ़ेंगे तो करेंगे क्या? फिर उसके बाद आप अपना नोट्स बनाने के बाद दूसरा क्वेश्चंस करिए जो और बाकी है। अब स्पीड देखिए, क्या स्पीड हो रहा है, कैसे करना है, कैलकुलेट, देन इन दैट केस यू विल बी गेटिंग कॉन्फिडेंस। कहीं भी प्रॉब्लम है, मैं जिंदा हूं। Wherever you are facing problem in any question, anywhere, you ask the doubts. डाउट तो आएगा ही, जब आप पढ़ेंगे डाउट अराइज होएगा ही, नहीं पढ़ेंगे तो डाउट नहीं अराइज होएगा। केवल पहले दूसरे क्लास में डाउट अराइज होगा, उसके बाद नहीं होता, ऐसा तो नहीं हो सकता। डाउट हर क्लास में होएगा। जो डाउट होगा उसको डिस्कस करेंगे, समझेंगे, एक्सप्लेनेशन देंगे, तो आप एग्जाम में पास होगे, नहीं तो नहीं होगे। नहीं तो एग्जाम दोगे ही नहीं, पास होने का तो बाद की बात है यार। क्वेश्चन ऑफ पास फेलिंग इज नॉट, क्वेश्चन ऑफ एग्जाम पास करने के लिए सही डायरेक्शन में स्टडी करना जरूरी। द सेकेंड कम रेशियो एनालिसिस। रेशियो मीन्स in the PL account, balance sheet, cash flow, so many figures are there. If you take something in numerator and something in denominator, becomes a ratio. There is no limit for the ratios. Whatever ratio we have given in the notes, that is suggested by the IMA Institute. But उसके अलावा कोई नया रेशियो भी आ सकता है। और नॉर्मली एग्जाम में रेशियो कैलकुलेट करने आता ही नहीं। They will not ask you calculate current ratio. They will not ask you calculate debt equity ratio. Because normally स्टूडेंट को रेशियो का कोई फॉर्मूला नहीं है। In the exam, the formula will not be given for the ratios. Because 80-90% आपको अपने आप आता है। जैसे एग्जाम्पल, current ratio equals to 1.5 times. Current ratio means current assets divided by current liability. Current assets means cash, bank, inventory, receivables. Current liability means payables, taxes, other short-term liability. Current assets means those assets which will give you money within 1 year. Current liability means those liabilities which you need to pay within 1 year. There can be any, these are general example, cash, bank, inventory, receivable, in current liability, payable, taxes or other short-term liabilities. Suppose I have taken loan from bank for 10 years. 9 years is over. Up till 9 years that was not current liability. That was long-term liability. After 9 years it will become current liability because it is payable within 1 year. Anything payable within 1 year is a current liability. Anything payable within, receivable within 1 year, business cycle and all that, that is called current assets. Question ये आ रहा है, suppose a company purchased goods on credit for 10,000.
ये जो कंपनी जिसका करंट रेशियो 1.5 है, दैट कंपनी इज परचेजिंग गुड्स फॉर 10,000 ऑन क्रेडिट. नाउ दे आर आस्किंग व्हाट विल बी द इफेक्ट ऑन द करंट रेशियो, whether the current ratio will increase, whether it will decrease, whether it will remain same. क्या होगा? If I will say that the current ratio of the company is 1.5 and they are purchasing goods on credit for 10,000, then because of this, what will be the effect on the current ratio? It will be greater than 1.5, it will be less than 1.5, or it will be equal to 1.5. Increase, logic. Why it will increase, Nikhil Saji? यहाँ पे लाइबिलिटी क्रिएट हो रही है ना. हाँ, तो लाइबिलिटी तो डिनोमिनेटर में है, तब तो रेशियो गिर जाएगा. सर सेम रहेगा. सेम रहेगा. क्यों सेम रहेगा? सर एक तरफ लायबिलिटी इंक्रीज हो रही है और एक तरफ आपका इन्वेंट्री इंक्रीज है. सेम रहेगा. अच्छा, अब सभी लोग सुन लीजिए, सबका रॉन्ग है. हम लोग करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी नहीं बोल रहे, हम लोग रेशियो बोल रहे हैं. रेशियो 1.5 मतलब मान लीजिए एक पर से कि करंट एसेट्स 1,50,000 और करंट लायबिलिटी 1 लाख. मान लीजिए करंट एसेट्स इज 1,50,000 एंड करंट लायबिलिटी इज 1 लाख. तो न्यूमरेटर में इन्वेंट्री है 10,000 बढ़ेगा तो करंट एसेट्स 1,60,000 और डिनोमिनेटर में पेएबल्स करंट लायबिलिटी है तो 10,000 बढ़ेगा तो 1,10,000. तो अब रेशियो हो जाएगा 1,60,000 बाई 1,10,000. कितना आएगा? 1,60,000 बाई 1,10,000 कितना आएगा? 1,60,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000 कितना आएगा? यानी कि पहले से कम आ गया. इसको करने के लिए दो तरीका है. पहला तरीका जो मैंने अभी बोला, आप ये मत सोचिए कि ऊपर नीचे दोनों जगह प्लस माइनस हो रहा है तो रेशियो वही रहेगा, बिकॉज रेशियो 1 नहीं है, रेशियो 1.5 है. 1 होता तो रेशियो वही रहता. तो आप मन से दो फिगर एज्यूम कर लीजिए, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का 1.5 के कारण 1,50,000 और 1,15,000 और 10,000 अच्छा फिगर, और फिर जो हुआ उसको लगाकर रेशियो निकाल लीजिए. दूसरा, न्यूमरेटर 1,50,000 है, 1,50,000 से न्यूमरेटर 10,000 अगर बढ़ेगा तो 1,50,000 पे 10,000 कुछ परसेंटेज आता है. 1,50,000 पे 10,000 कुछ परसेंटेज आएगा, विच इज कमिंग बेसिकली मेरे ख्याल से 6.67%. और डिनोमिनेटर में 1 लाख है, 1 लाख के ऊपर 10,000 इज 10%. आपका न्यूमरेटर 6.67% से बढ़ रहा है और डिनोमिनेटर 10% से इंक्रीज हो रहा है. न्यूमरेटर इज इंक्रीजिंग बाई 6.67% एंड डिनोमिनेटर इज इंक्रीजिंग बाई 10%. और हम लोग मैथमेटिक्स में जानते हैं कि जब आप डिवाइड ज्यादा से करोगे तो चीज गिर जाएगी. तो आप न्यूमरेटर को 6.67% से बढ़ाए हो और डिनोमिनेटर को 10% से बढ़ाए हो, तो डिनोमिनेटर ज्यादा होने से रेशियो तो गिरेगा ही ना. आपको यह ध्यान देना है कि अफेक्ट दोनों जगह, एक जगह नहीं है. अगर गुड्स क्रेडिट में खरीदेंगे तो करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी दोनों जगह. दूसरी बात, आपको यह ध्यान देना है कि फिगर्स बराबर है, लेकिन आपका रेशियो 1 थोड़ी ना है, आपका रेशियो तो 1 से कम या बेसी है. तो फिगर्स बराबर बराबर चेंज होने से भी रेशियो में फर्क आएगा. और तीसरा, जल्दी के लिए आपको 1,50,000 में 10,000 और 1 लाख मन से फिगर सोचकर परसेंटेज निकालिए. मान लीजिए मैं रेशियो को 0.5 कर देता हूं, 0.5 नॉट 1.5, 0.5. मतलब करंट एसेट्स 50,000, करंट लायबिलिटी 1 लाख. अब आप 50,000 में 10,000 इन्वेंट्री ऐड करोगे 60, और नीचे 1 लाख में 10,000 पेएबल ऐड करोगे 110. लेकिन अब रेशियो बढ़ जाएगा, बिकॉज 50,000 के ऊपर 10,000 इज 20% और डिनोमिनेटर में 1 लाख के ऊपर 10,000 इज 10%. सो ऊपर में 20% बढ़ रहा है और नीचे 10% बढ़ रहा है, रेशियो बढ़ जाएगा. 60,000 बाई 1,10,000 रेशियो क्या आएगा? 60,000 बाई 1,10,000 रेशियो क्या आएगा? 60,000 डिवाइडेड बाई 1,10,000, व्हाट विल बी द रेशियो? 0.54.
अभी हम लोग बोले रेशियो गिर जाएगा, उसी एग्जाम्पल में अभी हम दूसरा फिगर बोल रहे हैं रेशियो बढ़ जाए। इसको याद थोड़ी ना कर सकते हैं, लॉजिकली सोचना होगा। करंट रेशियो कुछ लेवल होना चाहिए क्या अच्छा होने के लिए? करंट रेशियो का कोई लेवल होना चाहिए क्या अच्छा होने के लिए? ऐसा कुछ है क्या? कोई जानता है कि करंट रेशियो इतना या इससे ज्यादा होना चाहिए तो अच्छा होएगा, ये अच्छा होएगा, ये खराब होएगा? एनी नॉलेज रिलेटिंग टू दिस? क्या भाई? नॉर्मली हम लोग बचपन में, मैं भी पढ़ के आया हूं कि करंट रेशियो शुड बी 2:1, बट ऐसा कुछ नहीं है। मेरे यहां पर करंट रेशियो बहुत बार 1 के नीचे रहता है, कोई टेंशन नहीं, बिकॉज रेगुलरली तो स्टूडेंट ज्वाइन कर रहा है, पैसे दे रहा है, लाइबिलिटी हम पे कर सकते हैं। मतलब जो रिटेल बिजनेस वगैरह हम लोग अभी बात किए थे, रिटेल और फार्मा, वहां पर कैश और कैश इक्विवेलेंट कम था। ऐसा बहुत सारा बिजनेसेस है जहां पर करंट लाइबिलिटी करंट एसेट से ज्यादा होता है, फिर भी खराब नहीं है, फिर भी खराब नहीं है, बिकॉज उनका बिजनेस नेचर ही ऐसा है कि रेगुलरली पैसे आते हैं उनके पास। नॉर्मली अगर कोई इंडस्ट्री वगैरह नहीं बताया है तो हम लोग नॉर्मली बोलते हैं 2:1 होना चाहिए, बट दैट शुड नॉट बी सेड। मैं जानबूझ के बोल रहा हूं, बोलना पड़ रहा है। अगर हमारा 1.5 है तो भी कम है, तो अगर हम लोगों को रेशियो को बढ़ाना है तो क्या करना चाहिए? अभी हम बोले कि अगर हम गुड्स 10,000 का खरीदेंगे तो रेशियो गिर जाएगा। हम लोग ऐसा करें कि क्रेडिटर लोग 20,000 का रीपे कर देते हैं, क्रेडिटर जो 20,000 है पेएबल्स वगैरह उसको रीपे कर देते हैं। तो रीपे करेंगे तो क्या होएगा? रीपे करेंगे तो ऊपर से कैश बैलेंस 1,50,000 माइनस 20 130, और नीचे से पेएबल्स 1,00,000 माइनस 20 80,000। तो 1,30,000 बाई 80,000 कितना आएगा? 1,30,000 बाई 80,000 कितना आएगा? रेशियो 1.5 से बढ़ गया। और अगर आपका रेशियो 0.5 था तो आप गुड्स खरीदेंगे क्रेडिट में, वो भी चलेगा। अगर आपका रेशियो 0.5 था, गुड्स क्रेडिट में खरीदेंगे तो 0.54 हो गया। अब बात समझिए, दुनिया में कंपनियां विंडो ड्रेसिंग करती है। विंडो ड्रेसिंग मतलब ऐसा चीज दिखाना जो है नहीं, गलत बात दुनिया को बताना। अगर आप गुड्स क्रेडिट में खरीद कर और रेशियो को 0.54 कर दिए, रेशियो वाज 0.5 बट परचेज गुड्स ऑन क्रेडिट और 0.54 कर दिए, और घपला करने के लिए झूठ मूठ का गुड्स का बिल बना लिए, सच्ची में इन्वेंट्री आया या नहीं, बिल बना लिए बस। कितना कंपनी ऐसा करता है? दे आर शोइंग अ बेटर पिक्चर एट द एंड ऑफ द ईयर, दे एडजस्ट द डेटा एंड शो अ गुड पिक्चर विच इज कॉल्ड विंडो ड्रेसिंग। हमारा एज अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट ये काम है कि हम विंडो ड्रेसिंग को समझ पाए। कैसे? जब रेशियो निकालेंगे तो उनका लास्ट का 15-20 दिन का डेटा को हम चेक करेंगे, क्या परचेज हुआ, क्या सेल हुआ, क्या पेमेंट हुआ, क्या पैसा किससे मिला, एंड ऑल दैट दोज थिंग्स वी विल एनालाइज। तो हमें पता चल जाएगा कि विंडो ड्रेसिंग एक्चुअली कर रहे हैं क्या। रेशियो आपके केस में एग्जाम में निकालने नहीं आ रहा है, ऐसा क्वेश्चन पूछेगा कि अगर ये चेंज हुआ रेशियो पे फर्क क्या है, अगर ऐसा हुआ तो रेशियो बढ़ेगा कि गिरेगा, अगर ये किए तो क्या ये विंडो ड्रेसिंग है क्या? दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड। दैट इज द जॉब ऑफ अ मैनेजमेंट अकाउंटेंट। दे आर नॉट गोइंग टू आस्क यू कैलकुलेट करंट रेशियो, नेवर दे हैव आस्क्ड, नेवर दे विल आस्क। करंट रेशियो के ऊपर ही क्वेश्चन है, बट कितना दिमाग लगाना है। इतना फटाफट नहीं कि सेम रहेगा, गिर जाएगा, बढ़ जाएगा। ध्यान से चीज को देखना है, मन से फिगर एज्यूम करना है, उसमें एडजस्टमेंट करना है, फिर कैलकुलेशन करना है, या कुछ बोल रहा है उसका अफेक्ट 1 by 1 एनालाइज करना है। देन वी कैन से दैट कि रेशियो बढ़ेगा, गिरेगा, अच्छा है, खराब है, क्या है। दोनों तरह का क्वेश्चन है। You are doing this transaction affect on ratio increase, decrease or something, or maybe if the company has done this, then whether it is good or bad, whether it is window dressing or not. वैसा क्वेश्चंस एग्जाम्स में आता है, बिकॉज रेशियो निकालना सबको आता है, वो देंगे ही नहीं क्वेश्चन। और अगर कोई रेशियो निकालने का क्वेश्चन देंगे भी तो वो क्वेश्चन वैसा देंगे जो डिफिकल्ट है कैलकुलेशन में। कभी कभी देते हैं, मैं नहीं बोल रहा जीरो, बट क्वेश्चन ये है, हम लोग एक बार एग्जाम को भूल जाएं। आप कोई कंपनी का फाइनेंशियल्स देख रहे हो, करंट रेशियो गिर गया, बढ़ गया, आप बोलोगे गिर गया, खराब हो गया,
फिर आप में और एक नॉन नॉलेजेबल पर्सन बीकॉम क्वालिफाइड में क्या डिफरेंस रह जाएगा? जो एक ग्रेजुएट है वो भी बोले गिर गया, आप भी बोले गिर गया, आप भी बोलेंगे खराब, वो भी बोले खराब. यू नीड टू बिकम स्केप्टिसिज्म. आपको देखना है गिरा तो है लेकिन हो सकता है बढ़िया है, हो सकता है अच्छा है, बढ़ा तो है, हो सकता है फिर भी खराब है. क्या कारण से रेशियो बढ़ा है, गिरा है? अगर रेशियो बढ़ रहा है इन्वेंट्री खरीदने से, थोड़ी ना कोई अच्छा हुआ है. रेशियो गिर रहा है इन्वेंट्री खरीदने से, थोड़ी ना कोई खराब हुआ है. कोई खराब नहीं हुआ है. अनलेस एंड अनटिल हम बहुत जोर का इन्वेंट्री खरीदने, पैसा बहुत जल्दी से देना है, तो डिटेल में जाना पड़ेगा. ऐसे देयर आर एम्पल ऑफ रेशियोज आर देयर. देयर इज नो लिमिट फॉर द रेशियोज, बट वी नीड टू फोकस ऑन सम ऑफ द रेशियोज इन द 4 एरियाज. 4 तरह का रेशियो हमें सीखना पड़ेगा. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी, लॉन्ग टर्म, प्रॉफिटेबिलिटी, मार्केट वैल्यू रेशियोज. इनके बारे में जैसे शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मतलब whatever the short term liabilities, current liabilities and all that are there, whether we have adequate short term assets to pay them. मान लीजिए मेरे को इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, इंप्लॉय को सैलरी पे करना है, तो क्या मैं ये कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा बेचूं पे करने के लिए? शुड आई डू दिस? मेरे को इलेक्ट्रिसिटी पे करना है, रेंट पे करना है, स्टाफ लोग को सैलरी पे करना है, तो क्या मेरे को कंप्यूटर, लैपटॉप, कैमरा बेचना चाहिए पे करने के लिए? शुड आई सेल? क्या भाई? To meet my operational expenditures, to meet my current liability, should I sell my non-current assets, fixed assets, land, building, plant, machinery? कोई नहीं करता ऐसा, कोई नहीं करता. कोई भी अगर करेगा इसका मतलब बिजनेस बर्बाद हो चुका है. यानी कि फॉर मेकिंग करंट लाइबिलिटीज पेमेंट you should have adequate current assets. So normally we say that the current assets should be greater than current liability. मेरे यहां भी ज्यादातर वैसे ही रहता है, मैंने ऐसे ही बोला. करंट लायबिलिटी होती है हमारे यहां नॉर्मली 1-1.5 लाख रुपए, और मैं तो बैंक के अंदर बैलेंस रखता हूं 2 से 3 लाख रुपए. कोई भी जरूरत आन पड़े, कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए. सो जनरली वी हैव करंट एसेट्स ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी, बट वी नीड टू एनालाइज. मेरा बिजनेस जैसे नहीं, अलग अलग बिजनेस है. कौन सा बिजनेस में पैसा कब आता है, कब जाता है? वी नॉर्मली वॉन्ट टू से दैट करंट एसेट्स शुड बी एडिक्वेट टू पे ऑफ द करंट लायबिलिटीज. That is called short term solvency. और वो short term solvency में भी analyze generally 2 ratios. One is current ratio, the other is quick ratio. Others are also there written in the notes, but the important are 2 ratios, current ratio and quick ratio. What is quick ratio? In the numerator, from current assets we delete inventory. Because we generally think that inventory cannot be converted into cash very fast. It is illiquid. Inventory will become raw material, will become finished goods, WIP, then sale, then money will come. So inventory is not a quick cash. Inventory is not a quick assets. So while calculating quick ratio, denominator is same, but numerator is lower. Numerator is excluding inventory. Inventory is not treated as quick assets. That cannot be converted into cash. केवल करंट रेशियो बढ़िया होने से नहीं होएगा, क्विक रेशियो भी अच्छा खासा होना चाहिए. अगर मेरे को पेमेंट करना है तो मैं अपना स्टडी मटेरियल थोड़ी ना पेमेंट वाले को दे दूंगा. मान लीजिए मेरे पास वाइली का, कापलान का स्टडी मटेरियल है, सो कैन आई पे टू माई सप्लायर माई स्टडी मटेरियल? नो, इवन दो इट इज अ करंट एसेट्स. तो आपको दोनों रेशियो देखना पड़ता है. कोई कोई लोग कैश एंड कैश इक्विवेलेंसी देखते हैं, नॉट इवन अदर करंट एसेट्स. Only cash and bank balance they consider to meet their current liability. कोई कोई लोग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस देखते हैं. कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेशंस मतलब मेरा ऑपरेशन क्या है? ट्यूशन फीस आना, ट्यूशन के अगेंस्ट में सैलरी, रेंट, इलेक्ट्रिसिटी, पावर, ये सब खर्चा पे करना. तो मेरा ऑपरेशंस करके पैसा क्या बचता है? आई विल बी मेकिंग पेमेंट ऑफ माई लाइबिलिटीज थ्रू माई ऑपरेशनल कैश. तो आप अगर देखेंगे तो और भी रेशियो लिखा हुआ है. 1 इज करंट रेशियो, current assets by current liability. 1 is quick ratio, current assets minus inventory divided by current liability. 1 is cash ratio, cash and bank balance divided by current liability. 1 is cash flow ratio, that is cash flow from operations divided by current liability. 1 is cash flow and marketable securities divided by current. मान लीजिए सराफ एकेडमी में मैंने रिलायंस में पैसा लगाया है, कभी भी बेच सकता हूं शेयर, उसको भी मैंने कैश मान लिया. तो कैश, बैंक बैलेंस प्लस द इन्वेस्टमेंट्स
which can be converted into cash easily, marketable securities divided by current liability. अब कौन सा बिजनेस में कौन कौन सा देखेंगे, कौन सा नहीं, यू कांट बी जनरलाइज्ड इन दिस, इट डिपेंड्स अपॉन सिचुएशन. लेकिन आपको अगर रेशियो निकालने बोलेगा कैश फ्लो रेशियो निकालिए. सो कैश फ्लो डिवाइडेड बाई करंट लाइबिलिटी, वो जनरली याद नहीं रहता है. करंट रेशियो क्विक रेशियो निकालने नहीं बोलेगा. करंट रेशियो क्विक रेशियो में ऐसा बोलेगा जैसा मैंने दिया, ये ऐसा किए, रेशियो बढ़ेगा गिरेगा, ये विंडो ड्रेसिंग है कि नहीं, वैसा बोलेगा. शॉर्ट टर्म सॉल्वेंसी मींस फॉर पेइंग शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज डू वी हैव एडिक्वेट शॉर्ट टर्म एसेट्स. शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी को पे करने के लिए हमारे पास शॉर्ट टर्म एसेट्स है. फॉर पेइंग करंट लाइबिलिटीज ऑर्गेनाइजेशन शुड हैव एडिक्वेट करंट एसेट्स, नॉट नॉन करंट. You cannot pay your current liabilities by selling your non-current assets. Impossible. अगर वो नौबत आ गई है मतलब बिजनेस बर्बाद हो चुका है. अगर मेरे को क्रेडिटर वगैरह को पे करने के लिए लैपटॉप, कंप्यूटर, कैमरा बेचना है मतलब बिजनेस बर्बाद है. Relating to long-term profitability, market value, and then this third part which is relating to difference in the US GAAP, IFRS and all that, we will be doing in the next class. पूरा नेक्स्ट क्लास लग जाएगा और उसके बाद वाली क्लास में क्वेश्चंस करेंगे. आज की क्लास को मैं काउंट नहीं कर रहा, आज मेरा टाइम उसी में चला जाता है, सब बताने में, कैसे पढ़ना है, थोड़ा मोटिवेट करने में. बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट है जो 1.5, 2, 2.5 साल से पढ़ रहे हैं, तो उनको दिख रहा है कि अब वो छोड़ने वाले हैं, तो भाई उसके पहले ही सुधर जाए, नहीं तो फिर अल्टीमेटली आप माने व्हाटएवर मे बी द रीजंस, आप इन दैट केस कोर्स छोड़ के भाग जाएंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. तो आप अगर लाइव क्लास नहीं भी कर सकते, आप रिकॉर्डिंग करिए, पुराना रिकॉर्डिंग करिए, सितंबर, कोई फर्क नहीं पड़ता है. सिलेबस कॉमा फुल स्टॉप सेम है. चीज को समझिए, रेगुलर रूटीन बनाइए, रेगुलर स्टडी करिए, डाउट रेस करिए, जिससे कि आप एग्जाम देकर आगे बढ़ पाए. फायदा होगा सीएमए यूएस करने से बहुत, दैट यू कांट इमेजिन. अभी केवल फायदे की मत सोचिए, केवल सोचिए कि मेरे को अच्छे से पढ़ना है, आगे बढ़ना है. ओके. So the other areas, long term and all that will take entire 3 hours. We will discuss in the next class. और आप इस नोट्स को पढ़ना चालू कर दीजिए. ये जो पार्ट ए का नोट्स है, स्टार्ट रीडिंग देम प्रॉपरली. जहां कहीं नहीं समझ में आया पूछिए, जहां कहीं भी है. अभी मेरे को यू कैन से दैट मे बी नेक्स्ट क्लास कोई डाउट नहीं है, बिकॉज हम लोग पढ़े ही कहां है. नेक्स्ट क्लास के बाद तो डाउट्स आएगा, तो डाउट्स रेज करिए, अच्छे से पढ़िए. एग्जाम पास फेल मत सोचिए, जस्ट स्टडी प्रॉपरली. ओनली वन थिंग इन माइंड, I need to understand the concept. एग्जाम अपने आप पास हो जाएगा, कोई टेंशन नहीं होएगी. Okay? So leaving for today, we will be meeting on next Saturday. Start studying with your planning and all that. मैंने यहां पर प्लानिंग करने के लिए गूगल ड्राइव में एक डॉक्यूमेंट भी डाला है. डॉक्यूमेंट है, उसके अंदर प्लानिंग है कि आपको कैसे कैसे पढ़ना चाहिए. वो प्लानिंग का डॉक्यूमेंट फिल करिए, सोचिए मैं ऐसे प्रोसीड करूंगा, और उसको मानकर चलिए. पढ़ने का टाइम वो जब कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा, ओनली 2 hours बस, मन से. पढ़ने का टाइम वो नहीं जब सारा जगह से डिस्टर्बेंस आ रहा है, देन इन दैट केस वी कांट स्टडी. ओके. सो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू. स्टडी हार्ड, टेक केयर, बी फोकस्ड. आई नीड टू अचीव CMA US दिस टाइम. ओके, टाटा, बाय बाय.